कृष्णापुर नाम के छोटे से गांव में नीलिमा अपनी माँ सुजाता के साथ रहा करती थी। सुजाता अपनी इकलौती बेटी नीलिमा से बहुत प्यार किया करती थी। नीलिमा के पिता के गुजर जाने के बाद सुजाता ने अपनी बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। सुजाता अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी किया करती थी। वो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए गाँव से बाहर शहर में एक अच्छे से प्राइवेट कॉलेज में अपनी बेटी का एडमिशन करवाती है। सुजाता सिलाई करके अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण किया करती। सिलाई ही उसकी कमाई का एकमात्र जरिया था, जिससे वो अपनी बेटी की सभी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करती थी। एक दिन नीलिमा अपने कॉलेज की छुट्टी पर अपने घर वापस आती है और बोलती है, माँ मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसीलिए अब मैं 2 महीने के बाद ही घर वापस आ पाऊंगी, क्योंकि हॉस्टल में रहकर ही मैं अपनी पढ़ाई की तैयारी करूंगी। और हाँ, आप अपना ध्यान भी रखना। माँ मेरे कपड़े भी पुराने से हो गए हैं, हॉस्टल में पता नहीं कैसे लॉन्ड्री वाले हैं। एक नया कपड़ा जब एक बार धो देते हैं तो वो पुराना सा हो जाता है, इसीलिए मुझे थोड़ी बहुत पैसे भी दे देना, जिससे मैं नए कपड़े खरीद सकूं। ठीक है बेटा, अभी तो पैसे नहीं है, मैं कुछ दिनों में हॉस्टल में तुम्हें पैसे भिजवा दूंगी। अभी के लिए तुम निकल जाओ, तभी समय से हॉस्टल पहुंच पाओगी। ठीक है माँ, मैं निकलती हूँ। इतना कहकर नीलिमा हॉस्टल के लिए निकल जाती है। नीलिमा के जाने के बाद सुजाता अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 2 महीने से ऊपर हो जाते हैं और नीलिमा का कोई अता पता नहीं होता। न ही वो अपनी माँ से घर मिलने के लिए आती है और न ही फोन करने पर फोन उठाती है, जिसके चलते सुजाता को अपनी बेटी नीलिमा की चिंता होती है। पता नहीं मेरी बेटी किस हालत में होगी। अब तो मेरे सब्र का बांध टूट गया है, मुझे उससे मिलने जाना ही होगा। इतना सोचकर सुजाता शहर के लिए रवाना हो जाती है और थोड़े समय बाद वो हॉस्टल पहुंच जाती है। वहीं दूसरी ओर नीलिमा अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी हुई थी। अपनी माँ को देखने के बाद नीलिमा जल्दी से उठ खड़ी होती है और अपनी माँ के पास आती है और बोलती है, माँ आप मुझसे बिना पूछे यहाँ पर क्यों आ गयी? आप जल्दी से बाहर चलिए, मैं यहाँ सबके सामने आपसे बात नहीं कर सकती। इतना बोलकर नीलिमा अपनी माँ का हाथ पकड़कर उनको ग्राउंड में लेकर आ जाती है। क्या हुआ नीलिमा बेटा, तो मुझे हाथ पकड़कर यहाँ क्यों लेकर आई? माँ आप मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो ना, इसीलिए आप यहाँ पर आई हो ना। आप देख नहीं रही हो यहाँ पर सबके मॉम डैड कितने अच्छे घर से हैं और सभी लोग कितने बड़े बड़े घर से हैं, और आप बिना कुछ सोचे समझे फटे पुराने कपड़ों में यहाँ पर आ गई। ये क्या बोल रही है तू? मैं तो ये देखने आई थी कि मेरी बेटी कहाँ पढ़ रही है, कैसे रह रही है, कैसे उसके दोस्त हैं, लेकिन तू है कि मुझसे बात करने की बजाय मेरी बेइज्जती करने में लगी है। माँ आप बुरा मत मानो, लेकिन आप यहाँ से घर जाओ, मेरा रिजल्ट आते ही मैं घर आ जाऊंगी। अभी के लिए आप यहाँ से जाओ। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर सुजाता घर चली जाती है। नीलिमा जब वापस से कैंटीन में जाती है तो उसकी एक दोस्त बोलती है, नीलिमा तुम किससे बात कर रही थी और वो औरत कौन थी जिसे देखकर तुम्हारे हाव भाव बदल गए थे? अच्छा वो औरत, अरे वो तो यहाँ कैंटीन में साफ सफाई का काम करती है। मैं अक्सर कैंटीन में आती रहती हूँ ना, इसीलिए वो मुझे जानने लगी है। एक दिन उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने उन्हें पैसे दे दिए। आज भी उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैं उन्हें पैसे देने के लिए गई थी। सो सैड यार, बेचारे जो लोग गरीब होते हैं उन्हें कितना दुख देखना पड़ता होगा। लगता है इन आंटी के कोई बच्चे नहीं हैं, इसीलिए इन्हें इतना दुख देखने को मिल रहा है। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं जाती हूँ। अभी मेरी मॉम का कॉल आया था, वो पेरिस से वापस आ गए हैं और मेरे लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आए हैं। बाय बाय, ध्यान से जाना। वहीं दूसरी ओर सुजाता घर आकर अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर खूब रोती है। आप तो ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं ना, कैसे आपकी बेटी को मुझसे बात करने में शर्म आ रही है। क्या इस दिन के लिए हमने उसको पैदा किया? अगर आप जिंदा होते तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। सुजाता अपनी बेटे की इस हरकत पर खूब रोती है। वहीं दूसरी ओर अगले दिन नीलिमा अपने सभी दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी होती है। तभी नीलिमा की एक दोस्त बोलती है, वैसे मैंने तुम सभी को यहाँ पर ये बताने के लिए बुलाया है कि 1 महीने बाद मेरी बहन की शादी है, इसलिए तुम सभी को मेरे घर जल्दी आकर सारे फंक्शन अटेंड करने होंगे। मुबारक हो कुमकुम, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम बिल्कुल भी फिक्र छोड़ा करो, हम सभी तुम्हारी बहन की शादी में 10 दिन पहले आ जाएंगे और तुम्हारे सभी कामों में मदद भी करवाएंगे। और हाँ, सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आना, बिल्कुल ब्रांडेड वाले। सभी सहेलियां हाँ में सर हिलाती है, लेकिन नीलिमा कुछ भी नहीं बोलती है और सोच में पड़ जाती है कि वो ब्रांडेड कपड़े कहाँ से लाएगी। तभी रिजल्ट आने के बाद नीलिमा अपने घर वापस आ जाती है। अब कुमकुम की बहन की शादी में सिर्फ 10 दिन रह गए थे। नीलिमा बहुत ज्यादा परेशान होती है कि वो ब्रांडेड कपड़े कहाँ से लेकर आएगी। उसके पास तो एक अच्छी सी गाउन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे और वो परेशान होकर घर में इधर उधर चक्कर काटने लगती है। तभी उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ नीलिमा, मैं बहुत देर से देख रही हूँ तुम इधर से उधर चक्कर काट रही हो, कोई परेशानी की बात है तो मुझे बताओ। माँ मेरी एक सहेली कुमकुम है,
उसकी बहन की शादी है और उस शादी में जाने के लिए मुझे ब्रांडेड कपड़े की जरूरत है, क्योंकि कुमकुम बहुत ज्यादा अमीर है और उसने मुझे बोला है कि ब्रांडेड कपड़े पहन कर आना। लेकिन मेरे पास तो ब्रांडेड क्या गाउन ही नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं उस शादी में कैसे जाऊँ। आप तो मुझे एक गाउन भी नहीं दिलवा सकती हो। काश पिताजी होते तो कितना अच्छा रहता। नीलिमा की ऐसी बातें सुनकर सुजाता को बहुत बुरा लगता है। बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, मैंने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। अगर तुम्हें गाउन की जरूरत है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से एक अच्छा सा गाउन बना दूंगी जो बिल्कुल ब्रांडेड गाउन लगेगा। लेकिन तुम मुझे थोड़ा सा समय दो बस। ठीक है माँ, आपके पास 3 दिन का समय है, उसके बाद मुझे शादी के लिए निकलना होगा, जाने में भी समय लगेगा। आप 3 दिन के अंदर 3 अच्छे डिजाइनर कपड़े बनाना, क्योंकि मुझे हल्दी मेहंदी शादी तीनों के लिए कपड़े चाहिए। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर सुजाता दुविधा में पड़ जाती है और सोचती है मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं नीलिमा के लिए 3 ड्रेस बना सकूं। कपड़ा लाने में भी पैसे चाहिए, मैं एक ड्रेस के लिए कपड़ा ले आऊं वही बहुत है। सुजाता अपने पति की तस्वीर को देखकर बोलती है मैं क्या करूं, आप ही बताइए, मेरे पास तो पैसे नहीं है। नीलिमा बिल्कुल भी मेरे हालातों को नहीं समझती, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए प्लीज। अपने पति से बातें करते करते सुजाता सो जाती है। तभी उसका पति सपने में आता है और बोलता है सुजाता, जंगल में ऊंची पहाड़ी के ऊपर एक जादुई कुआं है, तुम नीलिमा को वहाँ से गाउन लाकर दे दो। इतने में ही सुजाता की आंखें खुल जाती है और वो तुरंत खड़ी होती है और जंगल की ऊंची पहाड़ियों के पास चली जाती है और कुएं की तलाश करने लगती है। थोड़ी देर में उसे कुआं भी मिल जाता है। कुएं को देखकर सुजाता बहुत खुश हो जाती है। सुजाता उस कुएं के पास जाती है, तभी वो कुआं बोलता है मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम अपनी बेटी के लिए अच्छा सा ब्रांडेड गाउन लेने आई हो ना। हाँ आपने सही बोला, मुझे एक अच्छा सा गाउन चाहिए। सुजाता के इतना बोलते ही जादुई कुआं अपने जादू से एक गाउन प्रकट करता है, साथ में जादुई कंगन भी देता है। ये एक जादुई गाउन है जिसे तुम अपनी जरूरत के हिसाब से कपड़े मांग सकती हो, और ये एक जादुई कंगन है जिसके पहनते ही तुम्हारा ब्यूटी पार्लर जैसा मेकअप हो जाएगा। धन्यवाद जादुई कुएं, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना बोलकर सुजाता जादुई गाउन और जादुई कंगन लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी को गाउन दिखाती है। तभी नीलिमा बोलती है ये क्या माँ, आप तो एक ही गाउन लेकर आई हो, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे 3 ड्रेस चाहिए, अब मैं 2 फंक्शन में क्या पहनूंगी। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो, ये जादुई गाउन है, हम इससे अपनी जरूरत के और भी कपड़े मांग सकते हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मांग कर देखो। अपनी माँ के ऐसा कहने पर नीलिमा जादुई गाउन से अच्छे ब्रांडेड कपड़े मांग लेती है जो उसे हल्दी और मेहंदी और शादी में पहने थे। अपने सामने इतने अच्छे कपड़े देखकर नीलिमा बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है माँ ये जादुई गाउन कहाँ से आया। बेटा ये तुम्हारे पिता ने जादुई कुएं के द्वारा तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। पीले रंग के कपड़े पहनकर नीलिमा बहुत ही सुंदर लग रही थी और सबकी नजर उसके ऊपर ही टिकी हुई थी। ये सब देखकर नीलिमा बहुत खुश होती है। ऐसे ही मेहंदी वाले दिन हरे रंग के कपड़े पहनकर नीलिमा फंक्शन में जाती है। अरे देखो नीलिमा आ गई इस पार्टी की जान। सचमुच नीलिमा तेरे जितनी तारीफें करे कम है। हल्दी वाले दिन तो तुम कितनी सुंदर लग रही थी और आज भी तूने चारों तरफ अपना जादू कर रखा है। थैंक यू नेहा। वैसे तुमने इतने सुंदर कपड़े कहाँ से लिए? अरे ये तो मुझे मेरी माँ ने दिलाया है। तभी दूसरी तरफ से कुमकुम भी आ जाती है। गॉर्जियस नीलिमा, सचमुच तुम्हारी माँ कितनी प्यारी है जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे कपड़े दिलाए। लेकिन मेरी माँ को देखो, ऑफिस के काम से अभी तक घर नहीं आई है, बल्कि उनकी बेटी की शादी है। दीदी तो इसीलिए उनसे अभी तक गुस्सा है। यू आर सो लकी, तुम्हें कितनी अच्छी माँ मिली है। कुमकुम की ऐसी बातें सुनकर नीलिमा को अपनी माँ के प्यार का एहसास होता है और वो घर जाकर अपनी माँ से बोलती है माँ आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके दर्जी और गरीब होने पर हमेशा आपको छोटा समझा, लेकिन मैं तो कितनी गलत थी। मैं तो कितनी ज्यादा अमीर हूँ, क्योंकि मेरे पास तो मेरी माँ की दौलत है जो कि किसी रुपए पैसों से नहीं तोली जा सकती। क्या हो गया बेटा जो तुम ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें किसी ने कुछ बोला है क्या? नहीं मम्मी, आप सचमुच अच्छी हैं। नीलिमा अपनी माँ के गले लग जाती है। अगले दिन सुबह उठकर नीलिमा शादी में जाने के लिए गुलाबी रंग के कपड़े पहन लेती है। तभी उसकी माँ बोलती है नीलिमा ये लो, ये वही कंगन है जो जादुई है, तुम इसे पहन लो, जिसके बाद तुम्हारा बहुत ही सुंदर ब्यूटी पार्लर जैसा मेकअप हो जाएगा और फिर मेरी बेटी बिल्कुल परियों की तरह लगेगी। मैंने ये कंगन आज के लिए ही बचा रखे थे। अपनी माँ के कहने पर नीलिमा वो कंगन पहन लेती है। कंगन पहनते ही नीलिमा का बहुत ही सुंदर मेकअप हो जाता है। सचमुच माँ मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। अच्छा माँ जल्दी से आप तैयार हो जाओ, फिर हम शादी में चलेंगे। लेकिन बेटा मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मेरे पास बहुत सारे काम है। माँ आपको तो मेरे साथ चलना ही होगा, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। नीलिमा के जिद करने पर
सुजाता नीलिमा के साथ शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो जादुई गाउन से एक सुंदर सी साड़ी मांग लेती है और जादुई कंगन को पहनकर सुंदर सा मेकअप करती है। अपनी माँ को इतना सुंदर देख नीलिमा बहुत खुश होती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर हंसी खुशी शादी में जाते हैं और वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। नीलिमा अपनी माँ को अपने सभी दोस्तों से मिलवाती है, जिसके बाद सभी लोग शादी में एंजॉय करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में राजू अपनी बेटी पिंकी के साथ रहता था। राजू की पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद राजू ने अपने ऑफिस में काम करने वाली सुशीला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। सुशीला का उसके पहले पति से एक शिवा नाम का बेटा था। बेटा, ये तुम्हारी दूसरी माँ है और ये तुम्हारा बड़ा भाई है, और से हम सभी लोग एक साथ रहेंगे। बेटा, भले ही मैंने तुम्हें जन्म न दिया हो, लेकिन तुम मुझे अपनी माँ मान सकती हो और माँ कहकर बुला सकती हो। पिंकी कुछ भी नहीं बोलती है और गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। देख रहे हैं ना आप, मुझे तो लगता है कि मैं इससे कितना भी प्यार कर लूं, लेकिन ये मुझे कभी भी अपनी सगी माँ की जगह नहीं देगी और मुझे हमेशा पराया ही समझेगी। इधर पिंकी अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सुशीला मन ही मन सोचती है, मुझे राजू को फंसाने में कितना टाइम लगा और बड़ी मुश्किल से मेरी इससे शादी हुई है। बस एक बार राजू की प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, उसके बाद मैं इन सभी को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। लेकिन जब तक ये पिंकी नाम का कीड़ा घर में रहेगी, तब तक मैं कैसे अपने काम को अंजाम दे पाऊंगी। मुझे कुछ भी करके इसको अपने घर से भगाना होगा। सुशीला के मन में पिंकी के लिए कूट कूट कर नफरत भरी हुई थी, लेकिन राजू के सामने वो प्यार से बातें करने का नाटक किया करती थी। पिंकी बेटा, तुमने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। मुझे आपके हाथ का बनाया हुआ कुछ भी नहीं खाना है, चली जाइए आप यहाँ से। पिंकी को ऐसा बोलते देख राजू को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी बेटी को चिल्लाते हुए बोलता है, पिंकी, तुम्हें तमीज नहीं है कि अपनी माँ से इस तरह से बात करती हो? कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है, अभी उसे थोड़ा समय लगेगा मुझे अपनी माँ मानने में। पिंकी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। सुशीला का बेटा शिवा भी वही किया करता था जो उसकी माँ बोलती थी। ऐसे ही एक दिन राजू सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर शिवा आता है और बोलता है, पिताजी, मुझे स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला था, इसीलिए मैं पिंकी की मदद लेने के लिए उसके पास गया, तो उसने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया, जिससे मेरी फाइल गीली हो गई। अब आप बताइए मैं क्या करूं? बेवकूफ, इतनी सी बात यहाँ पर आकर इनको बताने की क्या जरूरत है? फाइल ही तो है, मैं दूसरी बना दूंगी। और आप भी इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, बच्चों से गलतियाँ हो ही जाती है। जाने दीजिए, आप कुछ मत बोलिएगा पिंकी को। ऐसे ही एक दिन राजू अपनी बेटी पिंकी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आता है और वो सुशीला को दे देता है और बोलता है, सुशीला, तुम जाकर पिंकी को ये कपड़े देना, देखना वो जरूर खुश हो जाएगी। ऐसा बोलकर राजू फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी ओर सुशीला कपड़े लेकर पिंकी की कमरे में जाती है और आवाज लगाते हुए वो बोलती है, पिंकी बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। लेकिन उस समय पिंकी बाथरूम में नहा रही होती है। इसी बात का फायदा उठाकर सुशीला कैंची उठाती है और कपड़ों में कट लगा देती है और बाहर फेंक देती है। तभी खुद भी वो बाहर आती है और नाटक करके बोलती है, अरे पिंकी बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे पिताजी कितने प्यार से तुम्हारे लिए कपड़े लाए थे, लेकिन तुमने तो इसे कैंची से काट कर रख दिया। कपड़े जमीन पर फटे हुए पड़े देख राजू को गुस्सा आ जाता है और वो पिंकी को डांटने के लिए उसके कमरे में जा रहा होता है। तभी सुशीला राजू को रोकते हुए बोलती है, अरे जाने दीजिए, आप उससे कुछ मत कहिए, बच्ची है, अभी नाराज है, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं सुशीला, मैं काफी समय से देख रहा हूँ, इसका बर्ताव तुम दोनों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं कब तक अनदेखा करूँ, तुम ही बताओ। वैसे भी तुम इसकी सगी माँ से ज्यादा ध्यान रखती हो, लेकिन फिर भी पता नहीं उसे क्या चाहिए। हाँ, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन असलियत तो यही है कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। मेरा भी मन करता है वो मुझे माँ बोले, लेकिन पता नहीं कब वो दिन आएगा जिस दिन वो मुझे माँ बोलेगी। सुशीला ऐसा बोलते बोलते रोने लगती है। तभी राजू बोलता है, तुम चिंता मत करो, पिंकी बहुत ज्यादा बदतमीज और घमंडी हो गई है। मैं उसे सबक सिखाने के लिए हॉस्टल भेज दूंगा। जब उसे वहाँ पर कोई प्यार करने वाला नहीं होगा, तब उसे खुद ब खुद समझ आ जाएगी। जब ये बात पिंकी को पता लगती है तो उसे बहुत दुख होता है और वो जोर जोर से अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। माँ तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तो मुझे भी अपने साथ ले चलती तो अच्छा रहता। ये दूसरी माँ तो बहुत खराब है, हमेशा पापा के कान भरती रहती है, इसीलिए अब पापा मुझे प्यार नहीं करते और मुझे हॉस्टल भेजना चाहते हैं। बताओ ना, अब मैं क्या करूं? अगर उन्होंने मुझे हॉस्टल भेज दिया
तो मैं और ज्यादा बोर हो जाऊंगी। ऐसा बोलते हुए पिंकी जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी माँ की तस्वीर से आवाज आती है, बेटा तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम पूरा समय क्यों रोती रहती हो? मुझे तुम्हें रोता देख अच्छा नहीं लगता। तुम हमेशा खुश रहा करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें एक जादुई चूड़िया दे रही हूँ। इस चूड़िया को तुम हमेशा अपने पास रखना। इतना बोलकर तस्वीर से आवाज आना बंद हो जाती है। तभी अपने सामने इतने सुंदर जादुई चूड़िया देख वो हैरान रह जाती है और बोलती है, अब मैं कभी भी नहीं रोऊंगी और हमेशा खुश रहूंगी और हमेशा माँ के दिए हुए जादुई चूड़िया अपने पास रखूंगी। ऐसा बोलकर पिंकी जादुई चूड़िया को पहनती है। पिंकी को इतने सुंदर चूड़िया पहनते हुए सुशीला देख लेती है। तभी पिंकी सोचती है, अभी मैं इसको उतार कर रख देती हूँ, कल मैं इसको पहनूंगी। पिंकी उस चूड़िया को टेबल पर रखकर बाहर चली जाती है। तभी उसके पीछे से सुशीला आती है और उन चूड़ियों को हाथ में उठाकर बोलती है, अरे कितने सुंदर और कीमती चूड़िया है, देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो सोने की हो। एक बार मैं इसे अपने हाथ में पहनकर देखती हूँ। जैसे ही सुशीला उन चूड़ियों को अपने हाथ में पहनती है, वैसे ही वो चूड़िया एक रस्सी में बदल जाता है और सुशीला को जकड़ लेता है। अरे ये क्या हो गया, कोई बचाओ मुझे। तभी वहाँ पर पिंकी की माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर सुशीला की हालत खराब हो जाती है और वो डर से कांपने लगती है। अरे भूत भूत, कोई बचाओ मुझे। मेरी बेटी को तुम परेशान करती रहोगी और मैं यहाँ पर बैठे बैठे देखती रहूंगी क्या? पहले दिन से मैं देख रही हूँ कि कैसे तुम झूठे झूठे नाम पिंकी पर लगाती आ रही हो। बहुत हो चुका ये सब। अब तुम खुद जाकर मेरे पति को अपनी सारी सच्चाई बताओगी, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी, वरना मैं तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें खूब डराऊंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ राजू को सच सच बता दूंगी। तो मुझे छोड़ दो, आगे से मैं कभी भी कोई गलती नहीं करूंगी और पिंकी को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार दूंगी। फिर अचानक से रस्सी जादुई चूड़िया में बदल जाती है और वो चूड़िया उड़ते हुए वापस से टेबल पर चली जाती है। अपने सामने सुशीला आत्मा को देखकर डर जाती है और भागकर राजू के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पैर पटकने लगता है और सुशीला को थप्पड़ मारते हुए बोलता है, तुम औरत नहीं, डायन हो डायन। मैंने तुम्हें अपने घर में रखकर तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दिया और सोचा कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखोगी, लेकिन तुम तो बहुत ही बेशर्म हो। तुमने मेरी बेटी के साथ कितना गलत किया और मुझे भनक भी नहीं होने दी। तुम्हारी बातों में आने के बाद मैंने अपनी बेटी को अपने से दूर करने का सोचा। अच्छा हुआ असलियत सामने आ गई, नहीं तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। निकल जाओ मेरे घर से और अपनी बेटी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नहीं नहीं, तुम मुझे माफ कर दो। अगर तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं और मेरा बेटा कहाँ जाएंगे? आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे मेरी गलती का सबक मिल चुका है। सुशीला ऐसा कहने के बाद राजू की पाँव पकड़ लेती है और माफी मांगने लगती है। तभी वहाँ पर पिंकी आ जाती है। पिताजी, इन्हें माफ कर दीजिए, गलती तो हर इंसान से होती है, इनसे भी हो गई। अब इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, मेरे साथ ही रहेंगी। पिंकी की बात सुनकर सुशीला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पिंकी को अपने गले से लगा लेती है, जिसके बाद सुशीला के व्यवहार में बदलाव आ जाता है और वो पिंकी को अपनी बेटी का प्यार देने लगती है, जिसके बाद वो सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।